हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे। और जैसा कि हम लोग एक टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का, और उसी में मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था स्ट्रेट लाइंस का, और मैंने बात की थी स्लोप ऑफ अ लाइन की। ठीक है, अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। ठीक है, देखो लाइंस पैरेलल होंगी, लेकिन अगर वो पैरेलल्स हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दो टर्म्स यहाँ पे यूज किए, एक क्या है पैरेललिज्म और एक क्या है परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो एक बार क्या करूंगा, एक बार बोलूंगा केस 1 लूंगा जिसमें लिखूंगा when lines are parallels, और एक बार एक और केस लूंगा उसमें लिखूंगा when lines are perpendiculars। ठीक है, और उसके बाद अपन चेक करेंगे कि दोनों जब लाइन पैरेलल हो और जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला केस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है अपना केस 1, और केस 1 क्या है, मैं लिख रहा हूँ when lines are parallel। क्लियर है, लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, चलिए देखते हैं। तो सपोज कीजिए मैं फिर से अपना एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ। कार्टेशियन प्लेन जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, एक्स वाई प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करना है, दो लाइंस ड्रॉ करनी है जो पैरेलल है। ठीक है, तो दो लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, सपोज करो मैंने एक लाइन ये बना दी और एक लाइन मैंने ये बना दी। क्लियर है, देखिए इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ लाइन L और इसे नाम दे दे रहा हूं लाइन M। क्लियर है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल मूव होता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल। तो सपोज कीजिए लाइन L एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। कैसा एंगल बना रही है, अल्फा। क्लियर है, और लाइन M एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा। क्लियर हुआ क्या ये चीज। ठीक है, लाइन L एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा और लाइन M एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा। क्लियर है, और मैं पहले से बोल दे रहा हूं कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लाइन L पैरेलल विथ लाइन M। क्लियर है ये चीज। अब देखिए आप खुद बताइए, अगर लाइन ये दोनों पैरेलल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्स एक्सिस जो है वो एक ट्रांसवर्सल टाइप एक्ट कर रहा होगा। क्लास 9th याद कीजिए, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसे कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये ट्रांसवर्सल का काम करता है, प्रतिच्छेदी रेखा हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है दोनों इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। याद आ रहा है क्या, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो मैं बोल सकता हूँ ये θ1 इक्वल होगा θ2 के, अगर लाइन L और M पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा हो। क्लियर है, तो ये मेरा क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बस डायग्राम थोड़ा सा पलट गया, देखिए ये लाइन को मैं ला दी हूँ ऐसे और ये ट्रांसवर्सल बन गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लाइन L और M पैरेलल लाइंस हैं और एक्स एक्सिस ट्रांसवर्सल टाइप एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल अल्फा और एंगल बीटा कैसे होंगे, इक्वल होंगे, संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि when lines are parallel then their inclinations are equal। क्लियर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे मैं बोलूंगा इंक्लिनेशन। ठीक है, ये लाइन जो है क्या है, झुकी हुई है, इंक्लाइंट है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। कौन, एंगल अल्फा और एंगल बीटा की बात कर रहा हूँ, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और ये इंक्लिनेशन दोनों लाइन का कैसा है, अभी इक्वल है। क्लियर है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझते हुए चलता हूँ आगे। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा लाइन L, इफ लाइन L पैरेलल विथ लाइन M then their inclinations are equal। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। क्लियर है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 10 फंक्शन ले लूंगा। 10 फंक्शन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, tan बीटा। कोई दिक्कत है क्या, मैं दोनों साइड 10 फंक्शन ले लिया हूं तो ये बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। अब आप जानते हो tan अल्फा क्या शो कर रहा है, tan अल्फा मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्लोप जो होता है m अपन उसे tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्लोप जो होगा m वो tan थीटा के इक्वल होता है। कल ही बात हुई थी इसके ऊपर। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो लाइन L है ये इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan अल्फा,
और लाइन एम जिसका इंक्लिनेशन बीटा है उसका स्लोप क्या होगा 10 बीटा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं ये जो 10 अल्फा है वो लाइन एल का स्लोप है, तो मैं इसे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन एल। ठीक है, और इसे क्या बोल सकता हूं बीटा को मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन एम। क्लियर हो रहा है क्या चीज? और स्लोप ऑफ लाइन एल को मैं लिख देता हूं m1 और स्लोप ऑफ लाइन m को मैं लिख देता हूं m2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मेरे पास क्या रिलेशन आया, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने एक कंडीशन जो बोली वो क्या बोली, जो यहां से दिख रही है कि अगर लाइंस इक्वल हैं या सॉरी लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसी का कन्वर्स बना लीजिए। कन्वर्स क्या, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, दोनों कंडीशन एक दूसरे की वाइस वर्सा है। अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, और अगर स्लोप इक्वल है किन्हीं दो लाइंस का तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं ये नोट पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो जो अभी नोट पॉइंट मैंने बोला चलिए उसे लिखवा देता हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट क्या है यहीं पे लिख लेते हैं अपन, ध्यान से सुनिए। नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे अपन कर रहे हैं नोट। और नोट क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, इफ लाइंस आर पैरेलल, then their slopes are equal, क्लियर है? और सेकेंड नोट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, इसी का वाइस वर्सा क्या बोल रहा हूँ, इफ द स्लोप्स ऑफ two lines are equal, then the lines will be parallel। क्लियर हुआ क्या ये चीज? क्या बोला है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, और इसी का उल्टा बोल रहा हूँ, इफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन द लाइन्स विल बी पैरेलल। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों नोट पर नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अपन देखते हैं केस 2 को। ठीक है, केस 2 क्या है, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ केस 2 और क्या लिख रहा हूँ, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कैसे लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, ध्यान से देखिए। मैं अगेन यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ अपना कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, मेरे को दो लाइन्स को क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। तो देखिए कैसे परपेंडिकुलर कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, लाइन क्या नाम दे रहा हूँ, एल। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से बना देता हूँ ऐसा, ये लाइन मेरा क्या है, एम। ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बन रहा है मेरा 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब बात को समझिए। सपोज कीजिए ये जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और ये जो लाइन एम है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। क्लियर हुआ ये चीज? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो लाइन से मेरे पास लाइन एल और लाइन एम दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। और मैं बोल रहा हूँ कि लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा और लाइन एम एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। क्लियर है? अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, चलिए देखते हैं, समझते हैं बात को। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? ये ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप खुद सोचिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये नीचे वाला एंगल, चलिए मैं नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, है ना। सपोज कीजिए मैं नाम दे दे रहा हूँ ए, इसे नाम दे दे रहा हूँ मैं बी, और इसे नाम दे दे रहा हूँ मैं सी। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूँ एम ए एल, है ना, एंगल एम ए एल वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल एल ए एम इज इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी के
और क्या कारण लिखोगे? कारण लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल BAC भी कितना हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BAC भी मेरा आ गया 90 डिग्री। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी मेरा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगेन मैं इसी ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, है ना। मैं फिर से लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, और अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल BAC या ABC, जो भी आप लिखना चाहें, ABC। ध्यान से देखिए यहां पर ये जो बीटा है वो इस ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल ABC में ये जो बीटा एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की अगर बात करूं, क्लास 9th याद कीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये बीटा जो होगा अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। याद आ रहा है? ये बीटा जो है एक्सटीरियर एंगल वो अंदर के दो अपोजिट एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के कैसा होता है? इक्वल होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बीटा जो होगा वो अल्फा प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? ये थ्योरम अपन पढ़े हैं क्लास 9-10 में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंगल बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो बच्चे थ्योरम नहीं जानते 9-10 की बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो ये बीटा इक्वल टू आ गया अपना अल्फा प्लस 90। क्लियर है ये चीज? चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं ऊपर मिटाता हूं पहले, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ये इससे मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? अल्फा प्लस 90। ठीक है, अब मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूं? 10-10 फंक्शन ले रहा हूं। कौन सा फंक्शन? 10-10। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड अगर 10 फंक्शन लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री। समझ में आ रही है क्या बात? ये क्या हो गया? 10 बीटा इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब देखिए 10 बीटा के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 बीटा तो रहेगा 10 बीटा, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 90 प्लस अल्फा, सॉरी इसे मैं 90 प्लस अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 प्लस अल्फा भी तो लिख सकता हूँ। a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, बात एक ही है। अल्फा प्लस 90 लिखो या 90 प्लस अल्फा, बात एक ही है। तो 90 लिखा तो 10 किस में बदल जाएगा? कॉट में। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कॉट अल्फा। हाँ या ना बोलिए? ठीक है, तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस कॉट अल्फा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा। सही है क्या? तो कॉट अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा? 1/10 अल्फा। तो ये क्या हो गया? ध्यान से देखिए 10 बीटा इज इक्वल टू गया माइनस 1/10 अल्फा। क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा? 10 अल्फा इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। और मैं आपको जैसे कि पहले बताया था m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, है ना। मतलब स्लोप को अपन m से या tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 10 अल्फा किसका स्लोप होगा? ये 10 अल्फा मेरा स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन L। और ये 10 बीटा किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ लाइन M। क्लियर है ये चीज? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ लाइन L, है ना, इनटू स्लोप ऑफ लाइन M इज इक्वल टू क्या है आपके पास? -1। मतलब अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या देगा? -1 देगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L को मैं लिख देता हूं M1, स्लोप ऑफ लाइन M को मैं लिख देता हूं M2। तो M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आई? -1। क्लियर है ये चीज? तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस के बारे में समझाया, एक बार समझाया पैरेलल कंडीशन और एक बार समझाया परपेंडिकुलर कंडीशन। क्या बोला? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा? -1 के। ये दोनों
फॉर्मूले हैं, इन्हें फॉर्मूले टाइप ट्रीट कीजिए और इससे ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और इसका भी आप अपोजिट पॉइंट बना सकते हैं, जैसे आपने पैरेलल लाइंस का बनाया था। क्या बनाया था? पैरेलल लाइंस के लिए आपने बोला था अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, या उसका कन्वर्स हमने कर दिया था, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 n2 इनके प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट -1 देगा, या उल्टा बोल सकते हैं अगर किन्हीं दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। इन्हें नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को मैंने जैसा कि समझाया, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, -1, ठीक है। तो इसी का उल्टा भी अपन कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल की कंडीशन क्या है और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है। लेकिन क्या अगर दो लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए, नॉर्मल सी बात है, समझ में तो आ जाएगा कि कोइंसाइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि तब भी दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। इसी को मैंने एक थर्ड केस का नाम दे दिया है, क्या, कंडीशन फॉर कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड लाइंस मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के कैसे हैं, ऊपर है, ठीक है। तो मैंने दे दिया कंडीशंस फॉर कोइंसाइड लाइंस, या इसको और टॉपिक ऐसा भी नाम दे सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। क्या दिया है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोला है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी मतलब जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, एक लाइन मैंने लिया उस पर 3 पॉइंट बना दिए A, B एंड C, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि तीनों एक ही लाइन में, ठीक है। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन फॉर कोइंसाइड लाइंस में क्या होगा, मैंने बोला इफ टू लाइंस हैविंग द सेम स्लोप पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट देन द टू लाइंस विल बी कोइंसाइड। मैंने क्या बोला, इफ टू लाइंस हैविंग द सेम स्लोप, मतलब BC और AB दोनों का स्लोप कैसा है, सेम है, और दोनों पास हो रहे सेम ही कॉमन पॉइंट से। मतलब वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, B। ये BC जो है B से पास हो रहा है, AB भी B से पास हो रहा है, और ये दोनों लाइन का स्लोप भी कैसा है, इक्वल है। वही लिखा है, इफ टू लाइंस हैविंग द सेम स्लोप, BC और AB का स्लोप सेम है और पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट किस कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, B से पास हो रहे हैं। तो मैंने बोला देन द टू लाइंस विल कोइंसाइड, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसी हैं, कोइंसाइड है। BC AB पर कोइंसाइड हो रहा है या AB BC पर कोइंसाइड हो रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज। और इसी को मैंने उल्टा करके लिखा, उल्टा करके कैसे लिखा, इफ ABC आर 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन, इफ ABC आर 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन then they will lies on a line or they are collinear। मतलब क्या बोला, अगर ABC 3 पॉइंट XY प्लेन में लाई करते हैं तो वो कैसे हो, या तो लाइन पर लाई कर रहे हो, या फिर मैं बोल सकता हूं कि दे आर कोलिनियर। लेकिन वो कोलिनियर या लाइन पर कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ व्हेन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ BC। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, जब उनका स्लोप इक्वल होगा। समझ में आ रही बात, मतलब स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC अगर इक्वल है मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, या उल्टा बोल सकते हैं अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब उनके स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंडीशन अभी तो इजी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आपको ये कंडीशंस का यूज होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक टॉपिक और करवाता हूं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अपन देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक, इसे रफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए, अब अपना टॉपिक क्या आ रहा है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या टॉपिक है हमारा, एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म ऑफ देयर स्लोप्स। मतलब स्लोप के रिस्पेक्ट में देखना है कि दो लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा। क्लियर है मेरी बात, फिर से बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, मतलब ये देखना है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो अगर उन दोनों लाइंस के स्लोप के रिस्पेक्ट में कैसा दिखता होगा। क्लियर है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखिए मैं क्या करूँ,
मैं फिर से अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मैंने बनाया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, क्लियर है। और यहाँ से मैं एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक। ये हो गया मेरी लाइन L1 और यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये हो गई मेरी लाइन L2, क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब देखिए लाइन L1 एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है अल्फा 1, ठीक है। और लाइन L2 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा 2, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए लाइन L1 और L2 के बीच यहाँ पर एक एंगल बना रहा हूं मैं थीटा, क्लियर है। और इसी के बाजू में ये जो एंगल बना है इसे मैं लाइन दे रहा हूँ फाई, क्लियर है। लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल जो है वो क्या दे रहा हूँ, थीटा। और लाइन इसके बाजू में जो एडजेसेंट एंगल है उसे क्या नाम दे रहा हूँ, फाई, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, लेट L1 and L2 be two lines with their slopes M1 and M2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, क्लियर है ये चीज। मैंने क्या बोला, दो लाइन से मेरे पास L1 एंड L2 और उनके स्लोप कितने हैं, M1 एंड M2, ठीक है। इफ द inclination of the lines L1 and L2 be alpha 1 and alpha 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ लेट L1 and L2 be two lines with their slope M1 and M2 respectively, and if the inclination of the lines L1 and L2 be alpha 1 and alpha 2 respectively, then क्या हो जाएगा, स्लोप M1 क्या बन जाएगा बताइए, स्लोप M1 बन जाएगा tan अल्फा 1 और M2 कितना हो जाएगा अपना tan अल्फा 2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, अपना स्लोप अपन कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप को अपन डिफाइन करते हैं m इक्वल टू टेन थीटा, याद आ रहा है। स्लोप को मैं लिखता हूँ m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो मेरा जो स्लोप होता है वो टेन थीटा के रिस्पेक्ट में या m के रिस्पेक्ट में शो होता है। तो मैंने क्या बोला, लाइन L1 एंड इंक्लिनेशन कितने है L1 का, अल्फा 1, तो इसका स्लोप कितना है, मैंने स्लोप मान लिया M1 है लाइन L1 का, तो उसका स्लोप M1 है, तो और 10 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू टेन अल्फा 1। और लाइन L2 इसका स्लोप कितना है, अब इसका स्लोप अपन ने लिया M2 और इसका इंक्लिनेशन कितना है अल्फा 2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा M2 इक्वल टू टेन अल्फा 2, क्लियर है। तो ये तो मैंने नॉर्मल चीज लिखी कि दो लाइन है, उनका इंक्लिनेशन अल्फा 1 अल्फा 2 है, उनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, एडजेसेंट एंगल फाई बन रहा है और उनका स्लोप M1 M2 है। तो M1 बन जाएगा अपना टेन अल्फा 1 और M2 बन जाएगा अपना टेन अल्फा 2, क्लियर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके आगे लिखता हूँ, फिर इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसके आगे मिटा के लिख रहा हूँ फिर से, है ना। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसके आगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे अपन, क्या जानते हैं, वी नो दैट when two lines intersect with each other, then क्या होता है, then two pairs of vertically opposite angles are made by them, ठीक है। क्या बोला, we know that when two lines intersect with each other then two pair of vertically opposite angle are made by them, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। तो वो लोग क्या बनाते हैं, दो पेयर बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के, क्लियर है। We know that when two lines intersect with each other then two pairs of vertically opposite angle are made by them in such a way that two pair of adjacent angle sum of two pair of adjacent angle लिखना था, in such a way that sum of
टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है क्या ये चीज? ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वी नो दैट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, देखिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर मेड बाय देम, तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। देखिए यहां पर अगर ये थीटा है तो इसके नीचे वाला ये एंगल भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। मैं इसे ब्लू पेन से बना देता हूं, तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा? थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट बना, एक पेयर हुआ। और देखिए ये फाई है तो ये बाजू वाला भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, ठीक है। तो दो पेयर बने ना वर्टिकली अपोजिट एंगल के, तो वही लिखा हूं। देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर मेड बाय देम इन सच अ वे, और ये कैसे बनते हैं? इन सच अ वे दैट सम ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, ठीक है। सम ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ये टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कैसे बन रहा है? देखिए यहाँ पे थीटा और फाई एडजेसेंट है और यहाँ पे भी थीटा और फाई एडजेसेंट है ना, तो मैं बोलूंगा कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि वो, और ऐसा अगर नहीं भी समझ में आता तो एक लाइन है ना, ये तो L2 क्या है? एक लाइन है, तो ये लीनियर पेयर तो बना ही रहा है, तो लीनियर पेयर भी बनाया तो दोनों का सम कितना होगा? 180 ही होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। और यहां से मैं फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज? ठीक, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, इसे लिख लीजिएगा आप लोग, मैं इसे रफ कर रहा हूं, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए मैंने क्या बोला, मेरे पास आया ये एंगल मेरा थीटा है ना, या ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये थीटा है और यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये ट्रायंगल, ठीक। इस ट्रायंगल में ये अल्फा टू एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये अल्फा टू एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो मैं अल्फा टू इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा वन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। इसे मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखवाया था। तो ध्यान से देखिए, मैं अगर नेमिंग भी कर दूं ट्रायंगल का, कैसे नेमिंग कर दूं? चलिए नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल का, है ना। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया अपन ने? ए। इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने बी, और इसे नाम दे दिया सी। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं बोल सकता हूं कि अल्फा टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा प्लस अल्फा वन। हाँ या ना बोलिए, सही है। अल्फा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा वन। और ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण, जो अपन 9th-10th में पढ़े थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण। क्लियर है कि बाहर का जो एंगल होता है, बाहर का एंगल मतलब अल्फा टू, वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अल्फा टू इक्वल टू मेरा क्या हो गया? थीटा प्लस अल्फा वन, ठीक है। तो मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। थीटा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी बताइए? अल्फा टू माइनस अल्फा वन। सही है कि नहीं है? तो थीटा की वैल्यू मेरी आ गई अल्फा टू माइनस अल्फा वन। अब बात को समझिए, मैं दोनों साइड ले लूंगा tan tan फंक्शन। क्या फंक्शन लूंगा? tan tan। तो ये मेरा क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा tan ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और tan a माइनस बी, यहाँ तो फॉर्मूला लग सकता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था tan a माइनस बी का? याद कीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है? ये फॉर्मूला अपन ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देखे हैं। तो मैं बस यहाँ पर वही अप्लाई कर रहा हूँ। a और b की जगह मेरा क्या है? अल्फा वन और अल्फा टू, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा बन जाएगा tan ऑफ अल्फा टू माइनस tan ऑफ अल्फा वन अपॉन 1 प्लस tan ऑफ अल्फा टू इंटू tan ऑफ अल्फा वन। क्लियर है? और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है मेरी tan थीटा की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरा tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखिए tan अल्फा टू क्या था, मैं इससे पहले लिखा था, आप ध्यान देंगे तो tan अल्फा टू था मेरा m2 और tan अल्फा वन क्या था? tan अल्फा था मेरा m1। तो मेरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या आया? tan थीटा का फॉर्मूला हो गया मेरा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये मेरा एंगल बिटवीन टू लाइन आया इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। ध्यान से देखिए, यहाँ पे m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन ही तो है। L1 और L2 लाइन का स्लोप है m1 और m2। और tan थीटा क्या है? उन दोनों एंगल्स, दोनों लाइंस के बीच का एंगल ही तो है थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, ये तो एक आपने टर्मिनोलॉजी देखी है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू आएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ठीक है,
अब आप बोल सकते हैं कि फाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो भी बताइए, तो फाई के रिस्पेक्ट में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, लेकिन देखो मिटाने से पहले एक चीज का और एनालिसिस करते हैं। देखो बात को समझो, क्या बोल रहा हूं। अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 ये कैसा आ रहा है, अभी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ये पूरी वैल्यू क्या दे रही है, पॉजिटिव। तो देखिए मेरा tan थीटा भी कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, क्लियर है। लेकिन अगर आप यहीं पर tan फाई निकालेंगे तो वो नेगेटिव दिखेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए अभी भी वो चीज आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ध्यान में दिलवा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ। ये पॉजिटिव है तो tan थीटा भी मेरा पॉजिटिव दिख रहा है, और tan थीटा पॉजिटिव है लेकिन tan फाई मेरा नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ रही बात। अभी देखिए एक और एनालिसिस करूंगा, जब फाई के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तब मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो चीज क्लियर हो जाएगी आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं फाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पॉजिटिव तो tan थीटा भी पॉजिटिव है और tan फाई अभी नेगेटिव है इस केस के लिए, ठीक है। अब लेकिन जब यहाँ पे फाई निकालूंगा तब देखना क्या होता है ना। तो चलिए मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब मैं बात करूंगा फाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं लिखूंगा जैसा कि मुझे पता था, तो क्या थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना था 180 डिग्री, और मुझे बात चाहिए फाई के रिस्पेक्ट में, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस थीटा। अब मैं दोनों साइड क्या लूंगा, tan फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ 180 माइनस थीटा, क्लियर है क्या बात। अब देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। ये देखिए 180 है तो tan का क्या रहेगा 10, ठीक। 180 माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट चलेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, मतलब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। और यहाँ पर tan फाई एज इट इज चल रहा था, अब देखिए माइनस tan थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल के रखे हो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा था उसी चीज को समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए अब देखिए tan ये नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो tan थीटा भी कैसा है, नेगेटिव, लेकिन tan फाई कैसा है, पॉजिटिव, tan फाई कैसा है, पॉजिटिव। बात को समझिएगा, फिर से बोल रहा हूं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 कैसा है, नेगेटिव, लेकिन और यहाँ पे देखिए tan थीटा भी कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, लेकिन tan फाई कैसा है, पॉजिटिव। इसके सामने कोई साइन नहीं था, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, समझ में आ रही बात। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फाई पॉजिटिव दिख रहा है मतलब फाई है मेरा एक्यूट एंगल, और थीटा नेगेटिव दिख रहा है मतलब थीटा है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। बात समझ में आ रही, क्योंकि फाई जब एक्यूट रहता है तो tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है, थीटा अगर ऑब्ट्यूज रहता है तो tan फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मेरा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 नेगेटिव है मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा, लेकिन tan फाई पॉजिटिव होगा, मतलब फाई मेरा एक्यूट एंगल होगा और थीटा मेरा पॉजिटिव, थीटा मेरा नेगेटिव या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ में आ रही मेरी बात। अब वैसे ही यहाँ पर जो मैं समझा रहा था, अब आपको ये यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा था, अगर ये पॉजिटिव है मतलब कौन, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, देखिए ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो tan थीटा भी कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, मतलब tan फाई कैसा होगा यहाँ पे, नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं आपको वो दोनों नोट पॉइंट लिखवा के दे देता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसे जल्दी से लिख लीजिए पहले, फिर मैं उसको लिख के आपको दे रहा हूं पूरा, है ठीक है बच्चों। तो आप लोग मेरे ख्याल से नोट कर लिए वो फॉर्मूला, है ना। अब देखिए मैं नोट पॉइंट्स लिख के रखा हूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या नोट पॉइंट है, देखिए केस वन क्या बोल रहा हूँ, इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 इज पॉजिटिव, जैसा कि मैंने आपको अभी समझा रहा था। क्या बोला, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 इज पॉजिटिव, then tan थीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव, tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan फाई विल बी नेगेटिव, ठीक है। tan फाई उस टाइम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव है मतलब tan फाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, विच मीन्स इसका मतलब यह है कि थीटा जो है वो एक्यूट है और फाई जो है ऑब्ट्यूज है, क्लियर है। जब देखो सीधी सीधी बात है, अगर थीटा जो है दो लाइंस के बीच जो एंगल बन रहा था थीटा, अगर वो एक्यूट एंगल है तो पक्की सी बात है कि tan थीटा उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जब भी
अगर दो लाइंस के बीच बन रहा एंगल फाई है और वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो याद रखिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल पर tan फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। एक्यूट एंगल पर tan फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल पर tan फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है। इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये किसके इक्वल था, tan थीटा के, अगर ये पॉजिटिव है मतलब tan थीटा भी फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फिर tan फाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो थीटा की जगह आप कितना रख दोगे, 180 माइनस फाइव, क्लियर है, क्योंकि मैं बताया था थीटा प्लस फाइव 180 है, दोनों का सम थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव आया तो यहाँ थीटा की जगह आप रख दीजिए 180 माइनस फाइव, तो 180 माइनस फाइव मतलब क्या हो जाएगा, माइनस tan फाइव, माइनस tan फाइव मतलब tan फाइव कैसा हो गया, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, और tan फाइव नेगेटिव हुआ मतलब विच मीन्स क्या है, थीटा विल बी एक्यूट एंड फाइव विल बी ऑब्ट्यूज, क्लियर है। अब इसी का उल्टा कर दिया, देखो जो आपको समझा रहा था वहां उस टाइम क्या समझाया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 कैसा आ रहा था, नेगेटिव आया था। यहाँ पे जब मैं फाई को लेके समझा रहा था, आप देख लीजिएगा कॉपी में, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 अगर नेगेटिव आया मतलब tan थीटा भी उस टाइम कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। याद कीजिए यहीं पर लिखा था tan फाई इक्वल टू लिया था tan 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा को मैंने लिख दिया था माइनस tan थीटा। tan फाई पॉजिटिव था लेकिन tan फाई किसके इक्वल आ रहा था, माइनस tan थीटा के इक्वल आ रहा था। तो इसलिए बोला अगर ये नेगेटिव आ रहा है, और देखो tan थीटा नेगेटिव आ रहा था मतलब ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है मतलब tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है लेकिन tan फाई कैसा होगा उस टाइम, पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब क्या है कि थीटा फिर ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा और फाई कैसा बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब आपको मन में ये आ रहा होगा कि हम फॉर्मूला क्या लेके चलें, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ रहा है। मेन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो मेन फॉर्मूला यहाँ लिख के रखा हूं, क्या यूज करने वाले हैं, एक्यूट एंगल के लिए हमेशा बात होगी। जो दो लाइन का मैंने टॉपिक क्या डाला था, मेन टॉपिक था एंगल बिटवीन टू लाइंस इन द टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। तो दो लाइंस के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा, पहली बात तो ये, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हूं द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय, दो लाइन L1 और L2 है जिनके स्लोप M1 M2 है, उनके बीच एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है थीटा, तो उनका स्लोप कैसे डिफाइन होगा, tan थीटा जो होगा वो होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 इन मोड, मोड मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, समझ में आ रही बात। और ध्यान दीजिएगा ये नीचे में क्या है 1 प्लस m2 m1 या m1 m2, तो ये 1 प्लस m1 m2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं tan थीटा के अगर अपॉन में जीरो आ गया, यहाँ पर अगर ये जीरो हो गया तो सीधी बात है 1/0, 1/0 अभी तक डिफाइन नहीं है, और 1/0 पर tan थीटा डिफाइन नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब कौन जीरो नहीं होना चाहिए, 1 प्लस m1 m2 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। और अगर यहाँ पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो यहाँ पे लिख दिया देखो, ऑब्ट्यूज एंगल फाई कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा। मतलब यहाँ पर आप 180 माइनस फाई लगा दीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आपको चाहे एंगल अब एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, आप दो लाइंस के बीच के एंगल को उनके स्लोप के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये एक्यूट एंगल के लिए है, ऑब्ट्यूज रखना है तो यहाँ पे 180 माइनस रख दीजिएगा, जो भी है जैसे 180 माइनस थीटा रख दीजिएगा तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, ये तो एक टॉपिक है, अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा अपने डाउट्स को, हम उसके ऊपर और नए वीडियोस बनाकर अच्छा कंटेंट बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।